सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूशियस को। लेकिन इससे पहले कि हम कन्फ्यूशियस को डिस्कस करें, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम कन्फ्यूशियस से लेकर जॉन रॉल्स तक सारे के सारे 16 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। अब हम कन्फ्यूशियस की लाइफ को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि ये चीन के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, जो कि गौतम बुद्धा और स्वामी महावीर के कंटेम्परेरी माने जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनका जन्म होता है चाइना के स्टेट ऑफ लू के कुफू में। कन्फ्यूशियस के फादर का नाम था कॉन्ग ही और इनकी माता का नाम था यान जंगजाई। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका रियल नेम था कॉन्गफूजी, जिसका मतलब होता है अ मास्टर कॉन्ग। अगली महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चाइनीज फिलोसोफर रहे, पॉलिटिशियन रहे, टीचर रहे, जिनको वाइडली रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन चाइनीज हिस्ट्री। इनकी अगली बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको चाइना के फर्स्ट टीचर के रूप में जाना जाता है और अपने थॉट्स, अपने आइडिया को जनरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रूस स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना की, जो कि चाइना में एक प्रकार का इम्पोर्टेंट स्कूल था, जिसकी वजह से ही इनके जो आइडियाज़ है उसको कन्फ्यूशनिज्म कहा जाता है। अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये ह्यूमनिस्ट थिंकर थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने पीस और काइंडनेस की बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जितनी भी टीचिंग्स रही है, इसको कलेक्टिवली जाना जाता है कन्फ्यूशनिज्म, जिसके अंतर्गत इन्होंने पर्सनल एंड गवर्नमेंटल मोरालिटी की बात की, करेक्टनेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात की, जस्टिस और सिंसियरिटी की बात की। कन्फ्यूशियस ने जैसे ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया तो सबसे पहले इन्होंने मैजिस्ट्रेट के रूप में जॉब की। फिर इसके बाद इन्होंने असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स के रूप में काम किया। फिर इन्होंने स्टेट ऑफ लू के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के रूप में काम किया। अगली इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इनके आइडियाज ह्यूमनिटेरियन थे, जबकि दूसरी तरफ स्टेट ऑफ लू बिलीव करता था वॉर और अनार्की के ऊपर, जिसकी वजह से इनके डिसअपॉइंटमेंट या फिर क्लैशेस हो गए स्टेट ऑफ लू के साथ और इनको स्टेट ऑफ लू को छोड़ना पड़ा। और 12 वर्ष के दौरान इन्होंने चाइना में डिफरेंट प्लेसेस को विजिट किया। और जैसे ही कन्फ्यूशियस 68 वर्ष की अवस्था में अपने नेटिव होम स्टेट ऑफ लू आते हैं, तो ये एक मजहबी व्यक्ति थे, यानी कि इनको एक प्रकार से एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फिलोसॉफी को शुरू किया और इन्होंने फाउंडेशन रखी चाइनीज फिलोसॉफी की, जिसको कि कलेक्टिवली जाना जाता है कन्फ्यूशनिज्म। अब हम कन्फ्यूशियस के लिटरेचर को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इनके लिटरेचर को जानना, इनके वर्क्स को जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इनका पहला वर्क आता है एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस, जिसकी खास बात यह है कि ये एक प्रकार का कलेक्शन है जो इनकी सेइंग्स रही है, टीचिंग्स रही है, डायलॉग्स रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्क को माना जाता है मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ कन्फ्यूशियस थॉट। अगली इनकी वर्क यानी कि राइटिंग आती है मेंशियस, जिसमें इन्होंने मेंशियस के साथ और इनके जो स्टूडेंट रहे हैं, ग्रैंडसन रहे हैं, वेरियस रूलर्स रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, जितने भी इनके डायलॉग्स रहे इनके साथ, उनका ये कलेक्शन है। अगला इनका वर्क आता है द ग्रेट लर्निंग, जिसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत इन्होंने गाइडेंस दी लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि किस तरह से स्वयं को कल्टीवेट करना है, खुद को क्रिएट करना है और दूसरों के ऊपर गवर्न करना है, रूल करना है। अगला इनका वर्क आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। इसके अंतर्गत इन्होंने कहीं ना कहीं मिडल वे या फिर गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको बाद में एरिस्टोटल ने भी दिया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर होता है। कन्फ्यूशियस का अगला वर्क आता है द बुक ऑफ हिस्ट्री। ये बेसिकली कलेक्शन है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, जिसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज दी। और अगला इनका वर्क आता है द बुक ऑफ पोइट्री। ये एक
बेसिकली कलेक्शन है इनकी पोएम्स का, इनकी पोइट्री का। और अगला इनका वर्क आता है द बुक ऑफ चेंजेस, जिसके अंतर्गत इन्होंने फ्यूचर में क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके बारे में फिलॉसफी दी है। और इनका लास्ट वर्क आता है जिसका नाम है द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, और ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट माना जाता है और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है इनकी। अब हम कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इनकी पहली थ्योरी आती है द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात ये है कि कन्फ्यूशियस ने मोनार्की को सपोर्ट किया और इन्होंने फ्यूडलिज्म को भी सपोर्ट किया, क्योंकि इनके समय में चीन में बड़ी मात्रा में मोनार्की थी, फ्यूडलिज्म था। लेकिन विचारणीय बात यह भी है कि इन्होंने ऑटोक्रेटिक मोनार्की और एक्सप्लॉइटेटिव फ्यूडलिज्म की बड़ी मात्रा में आलोचना की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन्होंने ये कहा कि 3 इंपॉर्टेंट पावर्स होती है, जिसमें पहली आती है ईश्वर की यानी कि गॉड की, दूसरी पावर इसमें आती है स्टेट की, और तीसरी पावर इसमें आती है पीपल की। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कन्फ्यूशियस ने एक तरफ गॉड की बात की है, गॉड की पावर की बात की है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने स्टेट की सॉवरेनिटी की भी बात की है, और साथ में इन्होंने पीपल की सॉवरेनिटी की भी बात की है। कन्फ्यूशियस ने महत्वपूर्ण कोट दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि अनजस्ट रूल इज मोर डेंजरस देन अ लायन, जिसका मतलब ये है कि अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी भयानक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेर केवल बॉडी को खा जाता है, लेकिन जहां पर अनजस्ट रूल होता है वहां लोगों की आत्मा को खाया जाता है, उनकी चेतना को मारा जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कौटिल्य की तरह ये कहा एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जिसका मतलब ये है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जिस राज्य में जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी आती है कि इन्होंने ये कहा कि किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके समय में चीन डिफरेंट प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो उसको यूनाइट रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की। कन्फ्यूशियस का अगला कॉन्सेप्ट आता है आइडियल स्टेट। तो इनकी खास बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि जो ऑफिशियल्स होते हैं और पब्लिक होती है उनको हमेशा अपने जीवन में मॉरल रूल्स और ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि जो आइडियल स्टेट होता है इसके 5 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रेन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परोपकार और इंग्लिश में कहते हैं बेनेवोलेंस। इसकी खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि जब आप दूसरों को ट्रीट करते हैं तो उसमें काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट आता है ई, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस, जिसको आप धार्मिकता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप धर्म के अनुसार करें, सही रूप से करे, जस्ट के साथ करे, हालांकि ये काम करना डिफिकल्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है ली, जिसको आप एटिक्वेट कहते हैं, यानी कि शिष्टाचार कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है और दूसरों के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें। अगला कॉन्सेप्ट आता है शिन, इसका मतलब है इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी या फिर सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना। दूसरों के प्रति आप हमेशा से ट्रू रहें, फेथफुल रहें और आप अपने जीवन में प्रामाणिक रूप से रहें, ईमानदारी से अच्छे से काम करें। और लास्ट इसमें आता है जी, जिसका मतलब होता है विजडम, बुद्धि। इसका मतलब ये है कि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि इंसान को हमेशा नॉलेज को कल्टीवेट करना होगा, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना होगा और डिसर्नमेंट को बढ़ाना होगा, यानी कि विवेक को विकसित करना होगा, विजडम को इंक्रीज करना होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि किंग को टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि कन्फ्यूशियस कहीं ना कहीं रियलिस्टिक थिंकर थे, ना कि आइडियलिस्टिक थिंकर थे। अगली महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि कन्फ्यूशियस ने हायरार्किकल सोशल सिस्टम की बात की, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि समाज में हायरार्की और इनइक्वालिटी पाई जाती है, जो कि नेचुरल है क्योंकि ये गॉड गिवन है। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी रही कि इन्होंने
कहीं ना कहीं पब्लिक एजुकेशन के ऊपर भी बड़ी मात्रा में जोर दिया। एक तरफ जहां कन्फ्यूशियस ने ये कहा कि स्टेट किंग की फैमिली का रिट लार्ज होता है, अर्थात राज्य राजा के परिवार का ही विस्तृत रूप होता है, बृहत रूप होता है, ये कन्फ्यूशियस ने कहा। वहीं दूसरी तरफ प्लेटो ने कहा कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, जिसका मतलब ये है कि राज्य व्यक्ति का बृहत रूप होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम कन्फ्यूशियस के एजुकेशन की स्कीम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इनकी एजुकेशन की स्कीम की पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होता है वो पर्सनल डेवलपमेंट का मीन होता है, सोशल मोबिलिटी और मोरल कल्टीवेशन एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए, ऐसी मान्यता कन्फ्यूशियस की रही है। अगला पॉइंट ये है कि इनकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रही है इसके इन्होंने 3 आधार बताए हैं, 3 बातें बताई है, जिसमें पहला इसमें आता है सेल्फ कल्टीवेशन, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा आप सेल्फ कल्टीवेशन कर सके, स्वाध्याय कर सके। अगला मेथड इसमें आता है मोरल एजुकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। और तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप कौन है, आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है वो क्या है, आप क्या हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, ये जितने भी सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपके अंदर होने चाहिए और इनका जवाब लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि जिज्ञासा होनी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात की है, जिसमें पहला मेथड आता है क्वेश्चनिंग और डायलॉग। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और दूसरों के साथ डायलॉग कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, डायलॉग करते हैं तो आप एजुकेशन यानी कि लर्निंग को प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा मेथड आता है स्टोरी टेलिंग और एनालॉजीज। इसका मतलब ये है कि जो कहानियाँ होती है, उपमाएं होती है, उससे भी आप एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। और इसमें तीसरा मेथड आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसका मतलब ये है कि जो आप सीख रहे हैं, जिस नॉलेज को आप प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एजुकेशन के 3 इंपॉर्टेंट गोल्स की बात की, जिसमें पहला गोल आता है पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा गोल आता है सोशल मोबिलिटी और तीसरा गोल इसमें आता है सर्विस टू सोसाइटी। कन्फ्यूशियस ने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनकी वजह से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस के अनुसार 3 प्रकार की नॉलेज होती है। तो इसमें पहली नॉलेज आती है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित नॉलेज जिसको आप कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये सबसे नोवेलेस्ट वे होता है विजडम को प्राप्त करने का। और इसकी खास बात यह है कि ये कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो मेडिटेशन के द्वारा आता है। जब आप सत्य को एज इट इज़ देखते हैं, जैसे किसी मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है एज इट इज़, उसी तरीके से मेडिटेशन से भी सत्य एज इट इज़ आपको दिखाई देता है। आपको ये पता चलता है कि अल्टीमेटली आप कौन हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है, इसीलिए इसको विजडम को, नॉलेज को गेन करने का सबसे नॉवेलेस्ट तरीका माना जाता है। इसमें दूसरा तरीका आता है इमिटेशन, जिसको आप नकल करना, कॉपी करना कहते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और इसको नॉलेज को प्राप्त करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें आप दूसरों की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए सोसाइटी में एक्सपर्ट्स हैं या बहुत ग्रेट माइंड्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, वहाँ से आप नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेशन करते हैं। इसके अलावा बुक्स हैं, पोस्ट हैं या फिर बायोग्राफीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, इन सभी से आप सीखते हैं, वहाँ से नकल करते हैं। इसीलिए इसको आप नकल करना कहते हैं और इसको आप सबसे ईजीएस्ट तरीका मानते हैं नॉलेज को गेन करने का। इसमें तीसरा आता है एक्सपीरियंस,
यानी कि अनुभव। इसकी खास बात यह है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस के बाद अब आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और इसको कन्फ्यूशियस ने बिटरेस्ट वे माना है, यानी कि सबसे कड़वा तरीका माना है नॉलेज को प्राप्त करने का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो तीसरा तरीका है यानी कि एक्सपीरियंस है, ये बिटरेस्ट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है क्योंकि आपको खुद के एक्सपीरियंस से होकर गुजरना होता है, तब जाकर कहीं आपको नॉलेज गेन होती है। अब हम कन्फ्यूशियस के कॉमनवेल्थ के आइडिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल का वेलफेयर होना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी में वेलफेयर होगा तो हारमोनियस सोशल ऑर्डर को स्थापित किया जाना पॉसिबल हो जाएगा। वहीं इन्होंने अपनी प्रमुख कृति बुक ऑफ राइट्स में कॉमनवेल्थ के नोशन को दिया। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताई, जिनमें पहली आती है सोशल हार्मोनी, दूसरी आती है कलेक्टिव गुड, तीसरी आती है पीस एंड ऑर्डर, और चौथी इसमें आती है गुड गवर्नेंस, और पांचवी इसमें आती है मल्टीकल्चरलिज्म, और छठी इसमें आती है ग्रेट लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जो 6 विशेषताएं हैं ये किसी भी कॉमनवेल्थ में होनी चाहिए क्योंकि ये कॉमनवेल्थ के कोर बेसिस है, आधार हैं। अब हम कन्फ्यूशियस के कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है द गोल्डन मीन, जिसका मतलब ये है कि स्वर्णिम मध्य मार्ग। इन्होंने ये कहा कि हमें हमेशा से बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, मिडल वे अपनाना चाहिए। इसके बाद अरिस्टोटल ने भी इस कॉन्सेप्ट को दिया, और वहीं इंडिया में गौतम बुद्धा ने भी इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट हैव देम टू डू यू। इसका मतलब ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते हैं कि वे तुम्हारे साथ करें। अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है द 5 रिलेशनशिप्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने 5 संबंधों की बात की, जैसे रूलर सब्जेक्ट, फादर सन, एल्डर यंगर ब्रदर, हस्बैंड वाइफ एंड फ्रेंड फ्रेंड। और अगला इनका कंसेप्ट आता है द 5 वर्चूज। इसका मतलब ये है कि इन्होंने रेन, ई, ली, शिन और जी, इन सभी 5 सद्गुण की इन्होंने बात की, जिनको हमने पहले ही अच्छे से डिस्कस किया है। और अगला इनका कंसेप्ट आता है द 6 आर्ट्स। इन्होंने उस समय चीन में 6 इंपॉर्टेंट आर्ट्स यानी कि कलाओं की बात की, जिसमें पहली आती है राइट्स, दूसरी आती है म्यूजिक, तीसरी आती है आर्चरी, चौथी आती है चैरियट ड्राइविंग, पांचवी आती है कैलीग्राफी, और छठी आती है अर्थमेटिक। अब हम कन्फ्यूशियस के इस चैप्टर को सम अप कर लेते हैं, यानी कि कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्फ्यूशियस ने ये कहा कि जो हमारी सॉल होती है वो कभी मरती नहीं है, रादर ये ट्रांसफॉर्म होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के बारे में कन्फ्यूशियस के विचार हिंदू फिलॉसफी से मिलते जुलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने काइंडनेस, बेनेवोलेंट और पीस के ऊपर फोकस किया। इसको इन्होंने परिभाषित करते हुए ये कहा कि heaven sends down its good or evil symbols and wise men act accordingly। जिसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि स्वर्ग अपने अच्छे या बुरे प्रतीक भेजता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं, फंक्शंस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माओ जेडोंग ने रिजेक्ट किया कन्फ्यूशनिज्म को चाइना में। इन्होंने ये कहा कि हम काइंडनेस के द्वारा, बेनेवोलेंट के द्वारा, ह्यूमैनिटी के द्वारा, पीस के द्वारा चाइना में कभी भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर सकते हैं।